मैं बीबी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता, समझी। तुम तो मुझे गुलाम बनाए हुए हो, तो तुम मेरे गुलाम कब से हो गए। बीबी के गुलाम होने वाली सदियों पुरानी युक्ति पुरुष को आज भी याद है, किंतु स्त्री धन का उपयोग न करने की गौरवशाली परंपरा को वह कैसे भूल गया। बहस और कटु हो जाए इसके पहले ही प्रियंका ने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए। शाम को कुंदन दफ्तर से लौटे तो मीरा मौसी को 100 का नोट देकर बोले, मौसी तुम पड़ोस वाली चाची के साथ जाकर आँखों की जांच करवा आना। अरे रहने दे भैया, मैं तो यूं ही कह रही थी, अभी ऐसी जल्दी नहीं है, रायपुर जाकर जांच करा लूँगी। नहीं मौसी, आँखों की बात है, जल्दी दिखा देना ही ठीक है। मौसी मन ही मन गदगद हो गई। कुंदन मौसी का बहुत ख्याल रखते हैं। मौसी का ही क्यों, रिश्ते की बहनों, बुआओं, चाचा ताऊओं सभी का कोई रिश्तेदार आ जाए तो कुंदन एकदम प्रसन्न हो उठते हैं। उस समय वह इतने उदार हो जाते हैं कि खर्च करते समय आगे पीछे नहीं सोचते। मेहमानों की तीमारदारी के लिए ऐसे आकुल व्याकुल हो उठते हैं कि उनके आदेशों की धमक से प्रियंका का सिर घूमने लगता है। प्रियंका, आज क्या सब्जी बनी है? कुंदन पूछ रहे थे। बैगन की। बैगन की? मौसी की आंखों में तकलीफ है। बैगन की सब्जी खाने से तकलीफ बढ़ेगी। नहीं, उनके लिए परवल की सब्जी बना लो। नहीं, मैं बैगन की सब्जी खा लूँगी बेटा, बहू को एक और सब्जी बनाने में कष्ट होगा। कॉलेज से थक कर आई है, इस उम्र में थकान क्या है मौसी, वह तो इनके घर वालों ने काम की आदत नहीं डाली, इसी से थक जाती है। हाँ बेटा, आजकल लड़कियों को घर गृहस्थी संभालने की आदत ही नहीं रहती। हम लोग घर के सब काम करके 10 किलो चना दल कर फेंक देते थे। मौसी बोली। बस इसी बात से प्रियंका चिढ़ जाती है। उसके मायके वालों ने काम की आदत नहीं डाली तो क्या कुंदन ने उसके लिए नौकरों की फौज खड़ी कर दी। एक बर्तन कपड़े साफ करने वाली के अलावा दूसरा कोई नौकर तो देखा ही नहीं इस घर में। और मीरा मौसी के ज़माने में घर गृहस्थी ही तो संभालती थी लड़कियां, ना पढ़ाई लिखाई में सिर खपाना था और ना नौकरी के पीछे मारे मारे घूमना था। प्रियंका सोचने लगी, मीरा मौसी तो खैर अशिक्षित महिला है, परंतु कुंदन की समझ में यह बात क्यों नहीं आती। अभी पिछले सप्ताह भी ऐसा ही हुआ था। प्रियंका ने करेले की सब्जी बनाई थी। कुंदन ने देखा तो बोले, करेले बनाए हैं क्या? मौसी को दुबला करने का विचार है? उनके लिए कुछ और बना लो। प्रियंका एकदम हस्तप्रभ रह गई। मौसी हंसी। नहीं नहीं, कुछ मत बनाओ बहू, बस दाल को तड़का दे दो, तब तक मैं टमाटर की चटनी पीस लेती हूँ। मौसी, बहू के रहते तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, आओ उस कमरे में बैठें। कुंदन बोले। प्रियंका अकेली रसोई में खटती रही। उधर साथ वाले कमरे में मौसी कुंदन को झूठे सच्चे किस्से बताती रही। तुम्हारे बड़े नाना जी खेत में पहुँचे तो देखा सामने गांव के धोबी का भूत खड़ा है। मौसी खूब अंधविश्वासी है, मनगढ़ंत किस्से खूब बताती है भूत प्रेतों के। कुंदन के बड़े नाना, मंझले नाना और छोटे नाना के, दूध सी सफ़ेद छोटी नानी के, कुंदन की ननिहाल के जमींदार तेज प्रताप सिंह और रूपा डाकू के भी इन किस्सों के साथ साथ मौसी लोगों की मेहमान नवाजी और बढ़िया भोजन को भी खूब याद करती। उनकी व्यंजन चर्चा सुनकर श्रोताओं के मुंह में भी पानी भर आता। मौसी मूंग के लड्डू, खास्ता, कचौड़ी, मेवे की गुजिया और खोए की पूरियों को याद किया करती। कुंदन उनकी हर फरमाइश पूरी करवाते। प्रियंका को कॉलेज जाने तक रसोई में जुटे रहना पड़ता। थकान के कारण खाना भी ना खाया जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। कॉलेज से लौटकर वह खाना खाना चाहती थी कि कुंदन के मित्र आ गए। उसने किसी तरह उन्हें चाय नाश्ता करवाया। दूध का बर्तन उठाकर अलमारी में रखने लगी तो सहसा चक्कर खाकर गिर पड़ी। सारे कमरे में दूध ही दूध फैल गया। मौसी और कुंदन दौड़े आए। अपने निष्प्राण से शरीर को किसी तरह
खींचती हुई प्रियंका पलंग पर जा लेटी। आंखें बंद करके वह ना जाने कितनी देर तक लेटी रही। अचानक कुंदन ने धीरे से उसे उठाते हुए कहा, सुनो, अब उठकर जरा रसोई में देख लो। तब से मौसी ही लगी हुई है, शरीर में उठने की शक्ति ही नहीं थी। कहकर प्रियंका ने दूसरी ओर करवट ले ली। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यह मैं मानता हूँ, परंतु अपने घर का कोई काम और करे यह तो शोभा नहीं देता। कुंदन धीरे से बोले। प्रियंका का मन हुआ चीख कर कह दे, मौसी के घर में बहू बेटी बीमार होती है तब क्या वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है? एक समय भोजन बना भी लेगी तो ऐसी क्या प्रलय हो जाएगी। लेकिन कहा कुछ नहीं, आवाज़ कहीं गले में ही फंसकर रह गई। आंखों से आंसू बह निकले। उठकर बचा हुआ काम निपटाया। मौसी कुंदन की प्रशंसा करते नहीं थकती। उस दिन किसी से कह रही थी, हमारे परिवार में कुंदन हीरा है, सबके सुख दुख में साथ देता है, रुपये पैसे की परवाह नहीं करता, ऐसा आदर सम्मान करता है कि पूछो मत। बहू बड़े घर की लड़की है, पर कुंदन का ऐसा शासन है कि मजाल है बहू जरा भी गड़बड़ कर जाए तब प्रशंसा वह पहली बार नहीं सुन रही थी। ऐसी प्रशंसा कुंदन के परिवार के हर छोटे बड़े के मुख पर रहती है। ससुराल वालों को इतना अतिथि सत्कार तथा सेवा करने और बैंक के चेक फाड़ फाड़ कर देने के बाद भी वह कुंदन के इस सुयश की भागीदार नहीं बन सकी, या यूँ कहा जाए कि कुंदन ने इसमें उसे भागीदार बनाया ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के सामने उसे बौना बनाने में ही वह गर्व महसूस करते रहे। उसकी कमियों और गलतियों को वह बढ़ा चढ़ाकर सुनाया करते और सारा परिवार रस ले लेकर सुना करता। इस संबंध में प्रियंका को अपनी देवरानी नीतू से ईर्ष्या होती है। देवर प्रकाश उसके सम्मान को बढ़ाने का एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते। हैदराबाद से वह साल में एक बार घर आते हैं। छोटे बड़े सभी के लिए कुछ न कुछ लाने का उनका नियम है, लेकिन लेन देन का दायित्व उन्होंने नीतू को ही सौंप रखा है। जब सारा परिवार मिलकर बैठता है तब प्रकाश पत्नी को गौरवान्वित करते हुए कहते हैं, नीतू निकालो भाई सब चीज़ें, दिखाओ सबको क्या क्या लाई हो तुम उनके लिए। सबकी नज़रें नीतू पर टिक जाती है। वह कितनी ऊंची हो जाती है। सबकी दृष्टि में नीतू की अनुपस्थिति में जब परिवार के लोग मिलकर बैठते हैं तो उनके लाए उपहारों की चर्चा होती है, उसकी दरियादिली की प्रशंसा होती है, परंतु प्रियंका की मेहनत की कमाई से भेजे गए मनी ऑर्डर का कभी जिक्र नहीं होता। उसका सारा श्रेय कुंदन को जाता है। कभी बात चलती है तो अम्मा उसे सुनाकर साफ कह देती है, प्रियंका की कमाई से हमें क्या मतलब, कुंदन घर का बड़ा बेटा है, उसकी कमाई पर तो हमारा पूरा हक है। कभी कभी प्रियंका सोचती है, नेकी करते हुए भी किसी के हिस्से में यश और किसी के हिस्से में अपयश क्यों आता है। वैसे इस विषय में ज़्यादा सोचकर वह अपना मन खराब नहीं करती, फिर भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता। पिछले दिनों डॉक्टर ने बताया था पैर भारी है, थोड़ा आराम करना चाहिए। इधर मौसी कहती थी, एक रोटी बनाने का ही तो काम है घर में, ना चक्की पीसनी है, ना कुएं से पानी खींच कर लाना है। खूब मेहनत करो और डट कर खाओ, तभी तो सेहत बनेगी। और एक दिन सेहत बनाने के चक्कर में लड्डू बांधते बांधते कॉलेज जाने का समय हो गया था। प्रियंका जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी तो अचानक पैर फिसल गया। 3 से 4 सीढ़ियाँ लांघती हुई वह नीचे जा गिरी। चोट तो उसे विशेष नहीं आई, पर पेट में दर्द होने लगा था। इनके लिए बिस्तर पर आराम करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने कुंदन से कहा था। कुंदन ने लापरवाही के लिए प्रियंका को जी भर कर कोसा, किंतु इस परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह मानना आवश्यक हो गया। झाड़ू पोछा तो महरी करने लगी, पर भोजन बनाने का भार मौसी पर आ पड़ा। वह नाश्ता और खाना बनाने में परेशान हो जाती। अब वह बिना मसाले की सादी सब्जी से काम चला लेती। कहती, अब उम्र हो गई, काम करने की पहले जैसी ताकत थोड़े ही रह गई है।
प्रियंका का मन होता। पूछे मौसी, सिर्फ खाना ही तो बनाना है और खाना बनाना भी कोई काम है? तुम तो कहती थी दाल चावल और सब्जी रोटी तो कैदियों का खाना है। तुम ऐसा खाना क्यों बना रही हो मौसी? किसी तरह सप्ताह बीता था कि मौसी का मन उखड़ने लगा। एक दिन कुंदन से बोली, बेटा तुम्हारे पास बहुत दिन रह ली। सरिता रोज सपने में दिखाई देती है। जाने क्या बात है, बहू जैसी ही उसकी भी हालत है। कुंदन सन्न रह गए। मौसी, ऐसी कोई बात होती तो सरिता का पत्र जरूर आता। तुम चली जाओगी तो बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा होता जो कुछ दिन और रुक जाती। पर मौसी नहीं मानी। वह बेटी को याद करके रोने लगी। कुंदन निरुपाय हो गए। उन्होंने उसी दिन गांव पत्र लिखा। अनीता जी पिछले साल 2 माह रहकर गई थी। उन्हें भी एक पत्र विस्तार से लिखा। कई दिनों बाद गांव से पत्र आया कि 15 दिनों बाद अम्मा स्वयं आएगी। 15 दिनों के लिए दूसरी क्या व्यवस्था हो सकेगी? कुंदन को याद आया कि नीतू की बीमारी का समाचार मिलते ही गांव के लोग किस तरह हैदराबाद तक दौड़े चले जाते हैं। फिर प्रियंका के लिए ऐसा क्यों? शायद इसका कारण वह स्वयं ही है। जिस तरह प्रकाश ने अपने परिजनों के हृदय में नीतू के लिए स्नेह और सम्मान के बीज बोए थे, वैसा प्रियंका के लिए कभी किया था उसने? 15 दिन बाद अम्मा गांव से आ गई। उनके आते ही कुंदन निश्चिंत हो गए। उन्हें विश्वास था कि अम्मा अब सब संभाल लेगी। मार्च का महीना था। वह अपने दफ्तर के कार्यों में व्यस्त हो गए। सुबह घर से जल्दी निकलते और रात को देर से घर लौटते। पिछले बरस जब नीतू को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, उस समय अम्मा हैदराबाद में ही थी। उन्होंने उसकी खूब सेवा की थी। उसकी सेवा का औचित्य उनकी समझ में आता था। लेकिन प्रियंका को क्या हुआ, यह उनकी समझ में ही नहीं आता। वह दिन भर काम करे और बहू आराम करे, यह उनके लिए असहाय था। कुंदन के सामने तो अम्मा जी चुपचाप काम किए जाती, परंतु उनके जाते ही व्यंग बाण उनके तर्कस में कसमसाने लगती। कभी इधर उधर निकल जाती। महल्ले की स्त्रियां मजा लेने के लिए उन्हें छेड़ती। अम्मा, हो गया काम? हाँ भाई, काम तो करना ही है। पुराने ज़माने में बहुएं सास की सेवा करती थी। आज के ज़माने में सास को बहुओं की सेवा करनी पड़ती है। प्रियंका सुनती तो संकोच में जड़ जाती। किस मजबूरी में वह उनकी सेवा ग्रहण कर रही थी, इसे तो वह जानती थी। उसी समय कुंदन को दफ्तर के काम से सूरत जाना पड़ा। उनके जाने की बात सुनकर प्रियंका विकल हो उठी थी। जाने के 2 दिन पहले उसने कुंदन से कहा भी, अम्मा से कार्य करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उनकी यहाँ रहने की इच्छा भी नहीं है। उन्हें जाने दीजिए, यहाँ जैसा होगा देखा जाएगा। परिवार से संबंध बनाना तुम जानती ही नहीं हो, कुंदन ने उपेक्षा से कहा था। कुंदन के जाते ही अम्मा मुक्त हो गई थी। वह कभी मंदिर निकल जाती, कभी आस पड़ोस में जा बैठती। प्रियंका को यह सब अच्छा ही लगता। उनकी उपस्थिति में जाने क्यों उसका दम घुटता था। उस दिन अम्मा सामने के घर में बैठी बतिया रही थी। प्रियंका ने टैंकी में से आधी बाल्टी पानी निकाला और उठाने ही जा रही थी कि देखा अम्मा सामने खड़ी है। उसे याद आया, अम्मा पीछे वाली पड़ोसिन से कह रही थी, कुंदन पेट में था तब छोटी ननद की शादी पड़ी। हमें बड़े बड़े बर्तन उठाने पड़े पर कहीं कुछ नहीं हुआ। हमारी बहू तो 2-2 लोटा पानी लेकर बाल्टी भरती है तब नहाती है। प्रियंका ने झेप कर बाल्टी भरी और उठाकर स्नान घर तक पहुंची ही थी कि दर्द के कारण बैठ जाना पड़ा। जिसका भय था वही हो गया। डॉक्टर निरुपाय थे, गर्भपात कराना जरूरी हो गया। अम्मा रो रो कर सबसे कह रही थी, हम इतना काम करते थे तो भला क्या इन्हें बाल्टी भर पानी नहीं दे सकते थे? हमारे रहने का क्या फ़ायदा हुआ? उसी दिन शाम को कुंदन घर लौटे। अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर गर्भपात करके बाहर निकल रही थी। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा, बच्चा निकालना जरूरी हो गया था, लड़का था।
कुंदन हतबुद्धि से डॉक्टर को देखते रह गए। फिर अकचका कर पूछा, प्रियंका कैसी है? दोस्तों, ससुराल में पति ही एक ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को मान सम्मान दिला सकता है। जब पति ही पत्नी का दर्द नहीं समझेंगे तो दूसरे लोग हंस के मज़े ही लेंगे ना। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।